Hello friends, welcome to Let's Learn. Welcome to the first chapter Maharashtra Board, State Board. The first chapter is Historiographic Development in the West. In this chapter we will study traditions of historiographic, modern historiographic, development of scientific perspective in Europe and historiographic and notable scholar. आइए स्टार्ट करते चैप्टर. Historical research, writing and study are carried out with an objective of understanding the chronology of the past. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है लिंकेज, एक पास्ट, एक सीक्वेंस होता है. एक घटना के बाद एक घटना, ये घटना हुआ, एक घटना के बाद ये हुआ, ये सीक्वेंस. तो सीक्वेंस वाइज होता है, ये घटना के बाद वो. ठीक है. ये जो भी इवेंट होता है ये इंटर कनेक्शन होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है. अगर हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा जाए, फॉर एग्जांपल हम इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट के बाद इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कौन कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद क्या इवेंट हुआ, उसके बाद शिवाजी महाराज आए, फिर उसके बाद इनका राज आया, उनके राज के बाद उसके बाद कौन आया, फिर मुगल्स आए. ये सब इंटर कनेक्शन है. जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट था, क्विक इंडिया मूवमेंट था. ये सब ऑल आर द इंटर कनेक्शन. ये जो भी दूसरे इंटरलिंक्ड है. वी विल स्टडी अबाउट द इंटर कनेक्शन. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल. दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस process. In the physical and the natural science like physics, chemistry, maths, the empirical method, laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remains true respectively of the time and space. हमें पता है कि वो लॉ वो करेक्ट है, वो बार बार हम प्रूफ कर सकते हैं. जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, हम उसको कैसे प्रूफ करते हैं, वो कैसे करेक्ट है, कैसे पता चलेगा वो सही है. अलग अलग वैल्यूज डाल के हम पुट करके उसको प्रूफ कर सकते हैं. वो जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है. तो कैसे पता लगेगा कि इस पर हम रिसर्च करेंगे. ये हम सबको रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च से आने के बाद इससे कंक्लूजन मिलेगा. ये सब थिंग्स करेक्ट है. अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये सब हम नहीं कर सकते. ठीक है. हमारे पास इवेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं होते. हम वो इवेंट में हम प्रेजेंट नहीं है, और वो सब बीत चुका है. जो भी हिस्ट्री है बीत चुका है. ठीक है. दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड द प्रूफ रिपीटली. जैसे कि न्यूटन का लॉ है, वो सब रिपीटली प्रूव हो रहा है. हर एक जनरेशन पढ़ रहा है वो. ठीक है. अगर हम इसको ये लॉ को हम लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, जो इक्वेशन है करेंगे, वो प्रूफ होगा रिपीटली. बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा. इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज टू मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. दिस इज सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस. उस टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे, हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं था, हम वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, हम जाके देख नहीं सकते उधर. ठीक है. ये हुआ है कि वो हुआ है, क्या हुआ है, क्या फाइट हुआ है, हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा. हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा ये हो चुका होगा, उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे. उसको अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से. हम वो टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे. ठीक है. एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएट. वो बार बार नहीं हो सकता है, रिक्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है. उसको ज़िंदा नहीं कर सकते. ऑल्सो इन द हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस. हम लॉज नहीं बना सकते, ये लॉज करेक्ट होगा, चेंज होगा. अगर मैंने कोई नया प्रूफ बनाया हिस्ट्री के बारे में, जो आज मेरा जो भी थिंकिंग है उसको मैं गलत प्रूफ कर सकता हूँ. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ अच्छे काम किए, एजुकेशन बनाया, रेलवेज़ बनाया, आज तक पढ़ते आए. किसी और ने रिसर्च किया, जैसे मैंने एक लॉ बना दिया, ब्रिटिश ने अच्छा काम किया, लॉ बनाया, लेकिन
मैंने प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। जितना हमको दिया है उससे ज़्यादा हमसे लूट लिया है, हमसे ले लिया, पैसा ले लिया है, प्रॉफिट से कमाया। तो ये लॉ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। दैट कैन बी डन इन, बट जो भी हम साइंस के लॉ पढ़ते हैं ये बार बार हम प्रूफ कर सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, बट हिस्ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। टू बिगिन विथ वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। सच समझो, मुझे कोई लेटर मिला वो ज़माने का, पुराने ज़माने का, मुझे पढ़ने नहीं आता है हिस्टोरिकल लैंग्वेज का, हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहेगा, वो लैंग्वेज के बारे में स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ चुके, in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document. Authenticity मतलब correctness, वो document validity है कि नहीं, valid है कि नहीं, of the document by using criteria such as lettering style. क्या क्या criteria है, कैसे कैसे चेंज चाहेंगे, मतलब कैसा क्या है lettering style. First we'll see the lettering style, कैसे लिखा लेटर। देन ऑथर स्टाइल, उसका स्टाइल कौन से ऑथर ने लिखा है। हर एक राइटर का अलग अलग स्टाइल्स होता है, ये स्टाइल्स हम देखेंगे किस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये लेटर कब का है, किस दिन का बना है, कौन सी डेट का बना है, उसका कार्बन डेटिंग करेंगे, वो कार्बन डेटिंग करके पता करेंगे कितना पुराना है। देन टाइप ऑफ पेपर, कैसा ही कौन सा पेपर यूज़ हुआ है, पेपर किस तरफ, ठीक है। ये सब लेटर हमें प्रूफ करना पड़ेगा। देन स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी होता है, जो स्टैम्प्स होता है राजा महाराजा का स्टैम्प होता था, वो स्टैम्प कैसा है उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये सब है लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप्स ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। ये सब हमें स्टडी करना पड़ेगा, हर एक एंगल से करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी राजा का लेटर पढ़ते हैं, किसी एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिखा है, उस पर एक राजा का स्टैम्प रहेगा, वो जो स्टैम्प रहेगा वो अथॉरिटी होता है। वो स्टैम्प, वो स्टाइल ऑफ पेपर, वो कौन से किंगडम में पेपर लिखा है, वो कौन से आदमी ने पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, etc. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference. So हमारे पास रेफरेंसेस है, उस टाइम पे जो बुक्स अवेलेबल है उससे हम टैली करेंगे, चेक करेंगे नए डॉक्यूमेंट से जो मिला है हमें, उसके बाद प्रूफ होगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड होता है राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। अगर कुछ हमें लेटर मिला, कुछ लिखना है उसके बारे में, नरेटिव लिखना है, हमें चेक करना है, हमें देखना है उसको पहले 100 बार देखना है कि ये क्या है, लेटर के बारे में कहाँ से मिला है, क्या डेट में, तो वो सबका मेथड दिया है, ठीक है। मेथड में क्या दिया है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दिया है, ठीक है। इसमें एज्यूम करना पड़ता है, इसको एज्यूम करेंगे कि लेटर प्रूफ करूँगा, लेटर देखने के बाद ये करेक्ट है कि नहीं, प्रूफ करेगा, ठीक है। उसका क्रिटिकली एग्जामिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको एग्जामिन करूँगा, क्रिटिकली देखूँगा उसका सोर्स कहाँ से, किधर से आया, कहाँ से मिला है। उसके बाद थर्ड है एग्जामिंग रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, इसको एग्जामिन करूँगा, इसको एग्ज़ाम करने के बाद देखूँगा, उसका रेफरेंस पता करूँगा कहाँ से आया है, एक सोर्स होता है, उसके सोर्स कहाँ से मिले, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है collecting historical information, highlighting the process that leads to historical transaction, carrying out and comparative। हम उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मिला है उसको प्रॉपरली हाईलाइट करके उसको चेक करेंगे कि क्या क्या हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है, क्या क्या रखा है उसमें, कंपेरेटिव एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। उसका जो मेथड यूज़ करना है हमें फिफ्थ वाला, उसका रेफरेंस निकाल के उसका वो टाइम और वो स्पेस के चेक करने के बाद उसके
इवेंट्स चेक करेंगे कि कब के हुए हैं, एंड देन उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे, बनाने के बाद हम मेथड को चेक करेंगे। द लास्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। हम उसके बाद उसका क्वेश्चंस बनाएंगे कि ये कौन से दिन का क्या है, ये कौन से डेट का है, ये किसने लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, ये मेथड होता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड विच कैन बी राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव। Methods of various disciplines are useful in historical research. For example, ये साइंटिफिक हम देखे जाएंगे तो ये साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री है, कैसे स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट साइंस से अलग अलग तरीके होते हैं स्टडी करने के। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है हमें, कुछ मिलता है अगर मैं कहाँ से फॉसिल्स या कुछ भी मिलता है तो हिस्टोरियन हूँ, अगर मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं रिसर्च करने वाला, तो उसके तरीके होते हैं। वो स्टडी करने के बाद ही अपने कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं जो मैंने नया रिसर्च किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। फर्स्ट इज क्या है, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिक। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है एक रिसर्च होता है, जो रिसर्च होता है फॉसिल्स होता है, अर्दन पॉट्स होता है, जो ज़मीन के अंदर पुराने ज़माने में ज़मीन से निकलती है, हम खोद के निकालते हैं, या किसने बनाया था, या आर्कियोलॉजी उसको कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। फिर होता है सेकंड वन इज़ आर्काइवल साइंस। अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमें मिला है, कुछ मिला है, जैसे शिवाजी महाराज का भाला तलवार मिला है, तो हमें उसे स्टोर करना है, या फिर क्लोथ, तो वो लाइब्रेरी में हम स्टोर करके रखेंगे, तो उसको कहेंगे आर्काइवल साइंस। ठीक है, उसके बाद दिया है मैनोस्क्रिप्टोलॉजी। मैनोस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? जो हाथ से लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं हैंड रिटन बुक्स होते हैं, उसको कहते हैं मैनोस्क्रिप्टोलॉजी। मैनोस्क्रिप्टोलॉजी का जो भी होता है साइंस, जो भी रहता है वो लिखा रहता है मैनोस्क्रिप्टोलॉजी में। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन होता है, देखो ये वॉल पे ये बना है स्टोन पे, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोवरे म्यूजियम। इसको डी कोड करूँगा या डिसाइफर करूँगा। एपिग्राफिक, इसको एपिग्राफिक बोलेंगे। ठीक है, जो वर्ड्स रहते हैं लिखे रहते हैं दीवारों पे, उसको स्टडी करना है। फिर है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल्स। एनालाइज करेंगे लेटर की कौन लिखा है, किसने लिखा है। ठीक है, वो ज़माने का, वो पुराने का इवेंट में। लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज का स्टडी होता है। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज कौन सा, जैसे ब्राह्मण स्क्रिप्ट है, जैसे हमारे यहाँ अपने इंडिया में बहुत तरह का लैंग्वेज आ गया है। उसके बाद होता है निमिस्टिक्स। निमिस्टिक क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन। स्टडी ऑफ कॉइन मतलब हर एक राज्य का अलग अलग कॉइन होता था, वहाँ के राज्य का कैसा कॉइन है, या शिवाजी का कैसा है, तो अलग अलग मुद्राएं होती थी, तो स्टडी ऑफ कॉइन। जीनोलॉजी, जीनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीनेज एक्सेट्रा। जीनोलॉजी होता है कि पीढ़ी, जो फादर के बाद बच्चे, बच्चे के बाद ऐसा होता है ना, एक राजा, राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, तो वैसे फैमिली ट्री जैसा होता है, उसी को जीनोलॉजी कहते हैं। जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनेज। ओके, अभी सब जो थे सब मॉडर्न हिस्ट्री थे, ये साइंस से भी यूज़ होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, 1.1 ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोग्राफी, कैसे हमने हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट किया, ये मॉडर्न मेथड में कैसे स्टार्ट किया हमने। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो भी हमें सोर्सेस हमारे पास थे, क्रिटिकली हमें एग्जामिन करते थे, तुलनात्मक विचार करेंगे, ये करेक्ट है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, दोनों तरफ से क्वेश्चन करेंगे, ये राइट है या रॉन्ग, या ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि राइट है कि रॉन्ग। वी आर डूइंग क्रिटिकल एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। ठीक है, रिसर्च करने के बाद हम नरेटिव लिखेंगे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये नरेटिव। ठीक है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकली हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफिक। अगर 1 मार्क का आंसर आया व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफिक, द आंसर इज द राइटिंग ऑफ क्रिटिकली हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफिक। ठीक है, सो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च करने के बाद, एग्जामिनिंग करने के बाद नरेटिव लिखा, दैट नरेटिव, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, रिसर्च किया, इसको कहते हैं हम लोग हिस्टोरियोग्राफिक, राइटिंग ऑफ द स्टडी हिस्टोरियोग्राफिक। अ स्कॉलर हु राइट्स द such as narrative is a historian. The historian cannot be include every past event in his narrative.
The inclusion and interpretations of historical events by the historians often depends on the conceptual framework adopted by him. हर एक हिस्टोरियन का अलग अलग कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है, अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है. अगर कुछ अलग अलग सोच और पढ़ रहा हूँ मैं, उसके मुझे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. तो अगर मैं सपोज़ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ूँगा, मुझे सिर्फ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, 1942 के बाद पढ़ना है. तो अगर मेरे पास हिस्ट्री का बुक है जो 1856 से लेके 1947 से लेके तक, तो 5 ईयर्स के बारे में पढ़ना था, 1942 से 47 तक का, मुझे उतना ही डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा. सो आई हैव टू डू इंक्लूसिव स्टडीज़. जितना चाहिए उतना ही चाहिए, जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन दो. ठीक है, हम पूरा डेटा नहीं पढ़ते बैठेंगे, खाली लिमिटेड एक कंटेंट पकड़ेंगे 1942 से 1957 के बीच में. ठीक है. His styles of writing determined by the date of conceptual framework. हर एक अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग राइटिंग होता है, अलग अलग फ्रेमवर्क होता है, डिपेंड होता है. ये मेरा थिंकिंग है, उस हिसाब से मैं हिस्ट्री लिखूँगा. The traditions of historical narrative is historiography was not prevalent in the ancient society of the world. Ancient टाइम में साइंटिफिकली एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस सब कुछ नहीं कर सकते थे. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. वो सब हिस्ट्री पढ़ रहे थे. जो मेथड था उनका पढ़ने का वो अलग था, अलग मेथड था. दिखते हैं हम लोग. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor मतलब उनके जो ब्रेवरी काम करते हैं, जो महान काम करते हैं, करेज के काम किए थे, उनके हिस्टोरिकल रिसर्च अपने बच्चों को बताते थे, अपने एंसेस्टर्स को बताते थे, अपने जनरेशन टू जनरेशन को पास करते थे, an ancestor to the next generation. And ancient communities of all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing song and ballads. Ballads मतलब पोएम होता है, मराठी पोएम्स, अलग अलग लैंग्वेज के पोएम्स होते हैं एक्सेट्रा. ये पोएम यूज़ करके, केव में पेंटिंग करके, स्टोरीज टेलिंग करके, सिंगिंग सॉन्ग करके, ये सब करके अपने जनरेशन को स्टोरी पास करते थे. अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से स्टोरी पास करते थे. ठीक है, ये ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफिक में दिया गया है. और सब छोटे बच्चों को, यंगर जनरेशन को बताते थे, ओल्ड लोग. ये इनका वे था, क्योंकि वो लिख नहीं पाते थे, वो ज़माने में लिखने का कुछ नहीं था. ठीक है. दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफिक. ये हिस्टोरियोग्राफिक मॉडर्न हिस्टोग्राफी में यूज़ होता था, लाइक केविंग आर्ट, सिंगिंग सॉन्ग. ये सब पता लगा मैं कि ये केव इतना पुराना है. सो दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. चलो हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं. भाई ये फ़ोटोज़ देखते हैं, इंस्क्रिप्शन देखते हैं. द अबव पिक्चर शोज अ फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स. ये फोटोग्राफ्स देख रहे हो. ठीक है, ये फ़ोटो देख रहे हो, देख सकते हो. इधर एक सोल्जर है, मेन सोल्जर है, उसके साथ पीछे मार्च कर रही है. ठीक है, यहाँ भी मेन सोल्जर है, मार्चिंग ये मार्च कर रही है. द अबव पिक्चर शोज अ फ्रेगमेंट ऑफ अर्चेस इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल, अ सोल्जर होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर इन सीन्स हियर, द जनरल इन द फ्रंट. जो आर्मी का जनरल होता है ये आगे है, इनके पीछे उनकी मार्चिंग कर रहे सेना. ये वॉर के लिए ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हो. उस ज़माने में जो वॉर होता था वो वॉर में कहीं जा रहे हैं. ठीक है. द ट्रेडिशंस ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बाय बैक टू द समर सिविलाइजेशन. समर सिविलाइजेशन ये भी कहाँ है, मेसोपोटामिया में. समर सिविलाइजेशन इन
मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में रहता है। जैसे इंडिया इंडीज वैलीज सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वैसे इजिप्ट में समर सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया। नेम ऑफ द सुमेरियन kings and the stories of the battles fought by them have been preserved in the various inscriptions। ठीक है, वहाँ पे जो किंग था सुमेरियन किंग्स के स्टोरीज़ के बारे में, फोर्ट के बारे में, जो फाइट किया था, वो इंस्क्रिप्शन में बना के रखा हुआ है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन सोर्स अबाउट डेट्स बैक टू 4500 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये रिकॉर्ड किया गया। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स, ये दो राजाओं के बैटल का है, फाइट का है। ठीक है, ये इट इज़ नाउ डिस्प्ले एट ए लोवरे म्यूजियम इन फ्रांस, फ्रांस में रखा हुआ है। 1.2 मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, हम 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी, जो लेटेस्ट हम पढ़ने वाले, अलग तरीके से प्रूफ दिखा के हिस्ट्री करते हैं। अलग अलग कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, हिस्ट्री के बारे में प्रूफ करना है। उसे प्रूफ करने के लिए मुझे अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उस प्रूफ के बाद ही एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने जो रिसर्च किया है वो करेक्ट है। देर आर वेरियस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। फर्स्ट क्या है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से पढ़ेंगे, हम साइंटिफिकली हमें प्रूफ करना है। हमें लास्ट टाइम देखा था ये स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, स्टोरी सुनते थे एंसेस्टर से, ये सब मानेंगे, ये रियल है, हम मान लेंगे। मुझे प्रूफ करना है कि स्टोरी करेक्ट था, ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल से मानेंगे। इट्स बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। अगर कोई भी चीज़ मुझे प्रूफ करना होगा, ये करेक्ट है, ये मुझे बताना है करेक्ट है, हम उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन जब पूछेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा, तो ये हम बोल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर उन्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं रहेगा, वो हमें आस्क करना पड़ेगा। ठीक है, पूछना पड़ेगा। दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये एक स्टडी है, ठीक है, एक सोशल साइंस है, इसको कहते हैं हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजिक, जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में स्टडी करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसा हुआ, इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो हमें जब पढ़ते हैं हिस्ट्री, हम हिस्ट्री ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो अप्रोच को हम बोलते हैं दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट्स मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। हम उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डीड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। उस पीरियड के टाइम के लोग थे, उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या किए थे। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स। एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें स्टोरीज में लिखा होता है ये भगवान के हुआ है, या ह्यूमन डिवाइन पावर हुआ है, या भगवान को वरदान मिला है, या फिर भगवान ने उनको डिवाइन ने राजा को पावर दिया है कि वो कुछ पावरफुल है। तो हम साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं। तो इसलिए वो रिलेशनशिप नहीं होता है, इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। डिवाइन मतलब भगवान और ह्यूमन डीड्स मतलब भगवान ह्यूमंस का कर्म, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। मॉडर्न थिंकिंग, हम गॉड को नहीं मानते मॉडर्न थिंकिंग, ठीक है, हम मानते उतना नहीं, लेकिन हम साइंस के हिसाब से एज्यूम करते हैं इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर लेंगे तो करेक्ट नहीं मानेंगे। प्रूफ हमें प्रूफ करना पड़ेगा, साइंटिफिकली प्रूफ करना पड़ेगा। वो हमें डिवाइंस इन डीड्स, ह्यूमन डीड्स। ठीक है, थर्ड वन है आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्ट बाय द रिलायबल एविडेंस।
ठीक है। आंसर एविडेंस मतलब प्रूफ होता है। जो भी मैं आंसर पूछूंगा, जो मुझे बताना है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, आंसर्स पूछना पड़ेगा। मैं सवाल जवाब दूंगा। जब भी मैं आंसर या क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ एविडेंस दूंगा, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। इस आंसर का, ये क्वेश्चन का जवाब देने का प्रूफ देना पड़ेगा। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास ऑफ इवेंट्स। हमने क्या बता रहे, हम ग्राफ बता रहे ह्यूमन डिट्स का, हम किस तरह हम आए, हमारा इवोल्यूशन कैसा हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ। हम ग्राफ के थ्रू करने के लिए, हम ग्राफ के थ्रू हम आएंगे कि हमारा कहाँ कहाँ हुआ है, तो उसके थ्रू हम प्रूफ देंगे, एविडेंस देंगे कि हम प्रूफ देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ, हम ग्राफ का मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट इवेंट। ये सब चेंज ऑफ इवेंट होता है। इसके बाद ये हुआ था, हर एक प्रूफ करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न historiography. It is said that the modern historiography with the above heritage has its roots in the ancient Greek historical writing. एंशियंट ग्रीक जो हिस्ट्री राइटिंग था, तब से स्टार्ट था हिस्ट्री के। एंशियंट टाइम पे अर्लियर कोई इतना पढ़ता नहीं था, साइंटिफिकली कोई स्टडी नहीं कर रहे थे। यूरोप में ये स्टार्ट किए थे, इसलिए डेवलपमेंट इन वेस्ट, मतलब कि वेस्ट मतलब यूरोप की जगह का स्टार्ट किए साइंटिफिकली। वहाँ स्टडी करना स्टार्ट किए, रिसर्च करने लगे, ठीक है, लिखने लगे। हिस्ट्री इज़ द ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म है, ठीक है। हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट। 5th century में हेरोडोटस नाम का हिस्टोरियन था, ठीक है। ही यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंड टाइटल द हेरोडोटस। हेरोडोटस ने नाम दिया था द हिस्ट्रीज। इन्होंने बुक लिखा था, ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था, बुक में यूज़ किया था नाम द हिस्ट्रीज। 1.3 देखते हैं, डेवलपमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन द यूरोप एंड द हिस्टोरियोग्राफी। यूरोप में कैसे कैसे साइंटिफिक पढ़ते थे, साइंटिफिकली कहाँ कैसे पढ़ते, डेवलप कैसे हुआ। टिल द 18th century कॉमन एरा, यूरोप हैड achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific methods. ठीक है, 18th century से पहले सब एज्यूम में चलता था कि गॉड की वजह से हो रहा है, ह्यूमन डीड से या गॉड की वजह से हो रहा है। जितने लोग एजुकेटेड हुए यूरोप में, या उन्होंने धीरे धीरे जानने लगे, वहाँ के लोगों को भी साइंटिफिक वे से थिंक किया, लोग स्टार्ट किया, सोचने लगे किसी के बारे में। उसके लिए प्रूफ चाहिए, एजम्पशन चाहिए कि कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अचीव किया, रिमार्केबल प्रोग्रेस किया इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस में, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये करेक्ट है कि ग्राउंड, ठीक है। सो 8th century BC पहले सब एजम्पशन से चलता था कि गॉड की वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद जो लोग एजुकेटेड होने लगे, पीपल लोग में थिंक करने लगा कि साइंटिफिक वे से थिंकिंग करने स्टार्ट कर दिया। साइंटिफिक वे से थिंक किए तो वो प्रूफ करने लगे, उनको एजम्पशंस मिलने लगा, ठीक है। उनको प्रूफ करना पड़ा, प्रूफ द थिंग्स। जो भी वो सोचते थे वो वैसे नहीं एक्सेप्ट करते थे कि करेक्ट है, कि गॉड ने ऐसा किया, गॉड ने वैसा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। वो थिंक करने लगे साइंटिफिकली। नाउ द फिलोसॉफिकली डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। Prior to the 18th century, all European universities were interested only the philosophical discourse revolving around divine phenomena. Prior to 18th century, universities डिवाइन ने गॉड के बारे में पढ़ने लगे, तो चर्च के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। जो चर्च बोलेगा वो करेक्ट है। पीपल कोई क्वेश्चन नहीं उठाता था कि भगवान ने कहा है तो करना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद पीपल लोग ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पीपल क्वेश्चन नहीं उठाते थे
चर्च का बहुत मानते थे, भगवान का मानते थे, गुरु का। तो कॉमन पीपल जो एजुकेटेड थे वो स्टार्ट किए, वो क्वेश्चन करने लगे चर्च को, ठीक है। जैसे हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, जब तक न्यूटन ने रिसर्च नहीं किया तब तक हमें ग्रेविटेशन का पता नहीं चला। तो ये न्यूटन ने स्टार्टेड थिंक करने लगा, सोचने लगा साइंटिफिकली। सेम हिस्ट्री का भी साथ ऐसी है, वो सोचने लगे, क्वेश्चन उठाने लगे चर्च पे, मंदिरों में, कि भगवान ने ऐसा नहीं की, भगवान ने ये किया, वो किया। ऐसा नहीं होता है, डिवाइन पावर के, गॉड की वजह से हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा साइंटिफिकली, ठीक है। और अगर हम प्रूफ कर लिए तो वो हमारा डॉक्यूमेंट करेक्ट डॉक्यूमेंट होगा, हम प्रूफ कर लिए तो, ठीक है। However, gradually this scenario begins to change. In 1737 CE AD, the Göttingen University was founded in Germany. This university was the first time had a independent department of history. ये गॉटिंजन यूनिवर्सिटी है, ये अलग डिपार्टमेंट बना था। ये कहाँ पर है? जर्मनी में। 1737 में आया था। जैसे अपने यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे, नागपुर यूनिवर्सिटी, ऑल द यूनिवर्सिटी, अब तो हर एक डिपार्टमेंट में हिस्ट्री पढ़ा जा रहा है, हर जगह यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम द सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। जर्मनी में हर एक जगह जितना भी है वहाँ हर जगह हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी देने लगा, वहाँ भी हिस्टोरिकल स्टडीज़ होने लगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स, जो हमें दिया है, जो कंट्रीब्यूट किया है हमारे हिस्टोग्राफिक में। द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोग्राफिक। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। हमारा फर्स्ट है रेने डिस्कार्टस। ये बॉर्न हुए 1596 में और डाई इन 1650 में। रेने डिस्कार्टस वॉज द फोरमोस्ट अमॉन्ग scholars who insists on verifying the reliability of the historical documents by critically examining them. रेने डिस्कार्टस पहले पर्सन थे, वो जो भी इंफॉर्मेशन जो लोग दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते उन पर, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आंख बंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसको हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको जांच करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा कि ये सत्य है कि नहीं है, ये रियलिटी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। वो एग्जामिनेशन करने के बाद, ठीक है, एक कंक्लूजन आना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन थे जो इंसिस्ट करते थे, वेरीफाई करते थे रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली examining them. Among the rules given by him in his book discourse on the method, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेने डिस्कार्डर ने बुक लिखा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है। ये मेथड बुक लिखा है। द मेथड ऑफ The following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. अगर हमें कोई बोल रहा है कि ये बहुत प्रूफ है, ये सही है, ये राइट है, ये डॉक्यूमेंट सही है, हम डायरेक्टली इस पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते जब तक हमें हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। हमें उसको करेक्ट करना है, हमें देखना है, तो उसमें हमें रिसर्च करना पड़ेगा, मेथड ऑफ रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हर तरह का डाउट पूछना पड़ेगा, हर तरह का क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे उनसे, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, कुछ भी मिलता है, कोई भी क्वेश्चंस का उसका आंसर मिलता है, उसका प्रॉपरली मिलता है आंसर, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो रेने डिस्कार्टस ने पता है कि क्रिटिकली उसको एग्जामिन करने का, ठीक है, जब तक उसका प्रूफ ना मिल जाए। ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ द डाउट आर एक्सक्लूडेड। अब वॉल्टर ने क्या कहा है, देखते हैं। वॉल्टर कहाँ के? फ्रांस के थे। 1694 में बॉर्न हुए, डाई हुआ 1770 में। वॉल्टर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसिस्को मारिन ऑरिएट। ही वॉज
ये उसका ओरिजिनल नेम है, ठीक है, वोल्टर। ही वॉज फ्रेंच। He opened that along with the objective truth and chronological of historical events, considered social tradition, trade, economic, agriculture, etc. ये इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहे हैं वोल्टर कि हमें हम लोग को सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, हमें क्रोनोलॉजिकल जो हमने बताया था पिछले स्टार्टिंग में टॉपिक में, लिंक है जो सीक्वेंस वाइज है, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम एक इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ था 1857 में, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, रूल था, फिर उसके बाद आफ्टर फिर पीपल फाइट करने का ब्रिटिश से 1818 कांग्रेस वॉज फाउंड, ठीक है, कांग्रेस उसमें भी कांग्रेस डिवाइड हुआ, एक्सट्रीम और इस दो लोग में डिवाइड हो गया, फिर गांधी जी का टाइम आया, तो वो लोग क्रोनोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं, सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वोल्टर बोल रहे हैं हमें जो भी पढ़ना है, हम ज़रूरी नहीं कि ये करो, हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ना, ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस ही पढ़ो, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें वी शुड ऑल्सो स्टडी, हमें ये भी पढ़ना है लाइफ के बारे में, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, ये सब पढ़ना है, ठीक है, ऑल द एंगल से, हर एक एंगल के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम पढ़ेंगे हर एक एंगल से पढ़ लेंगे तो हम कह सकते हैं, समझ जाएंगे कि ये कि लाइफ के बारे में हम ये प्रॉपर है कि नहीं है, ये करेक्ट है कि नहीं। फिर मुझे उस टाइम का पढ़ना है हिस्ट्री शिवाजी महाराज का, तो वो टाइम का लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कहाँ था उनका मार्केट, क्या था, कैसा था उनका रहन सहन, क्या था, वोल्टर कह रहे हैं, ठीक है। द क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडर्ड द सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमिक, agriculture, etc. was also equally important in historiography. It gave rise to the thought that understanding all the aspects of human life is important for history writing. Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern history. Founder of modern history. ठीक है, फिल द ब्लैंक में आ सकता है। दस इट इज़ सेड दैट वोल्टर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है, ये याद रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग वोल्टर ने क्या कहा था, ठीक है, रेने डिस्कार्डर ने कहा था, एग्जामिन करना, ठीक है। अब थर्ड है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, ठीक है, हेगल born in 1770 and died in 1831. Hegel was the German philosopher. German के थे. He insisted that the historical reality should be presented in the logical manner. जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंट मिल रहा है, दैट शुड बी इन अ लॉजिकल मैनर. वो उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए. कुछ भी ऐसा हम कह देंगे तो वो एज्यूम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते. उसमें कुछ लॉजिकल मैनर होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए उसमें प्रूफ करने के लिए. टू हिम द टाइमलाइंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वॉज इंडिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस. जो टाइमलाइन होता है, इस चीज़ के बाद ये हुआ था, इस चीज़ के बाद ये हुआ था, ठीक है, ये इंडिकेट करता है प्रोग्रेस के लिए. ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बॉर्न टू चेंज ओवर द टाइम. न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ. वो जो भी हम हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं ये 100% ट्रू नहीं बोल सकते, यही करेक्ट है, ठीक है. आगे जाके किसी ने रिसर्च किया इस पर, ये हिस्ट्री पे हमारे डॉक्यूमेंट पे रिसर्च किया, प्रेजेंट किया है, उसे गलत भी बता सकते हैं. सो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, 100% करेक्ट ही है. वो चेंज भी हो सकता है टाइम आने पे. वो इन्होंने कहा है कि ही ऑल्सो थॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री बॉन्ड टू चेंज ओवर द टाइम एज अ न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ. With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though thought they differed from the scientific method. Because of this research, people जो पढ़ रहे थे स्टडी कर रहे थे हिस्ट्री, जैसे हम साइंस का हम पढ़ते हैं वैसे हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. ठीक है, बुक लिखा हुआ है
हेगल ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन। चलो हम ये देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। इट्स गुड टू नो दिस अकॉर्डिंग टू हेगल्स ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी events happen in the term of two directions. Two direct opposite human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposite. For the example, हेगल ने कहा है कि कभी भी हम एक तरह से नहीं सोच सकते, हम दो तरह से सोच सकते हैं। कई पॉजिटिव से सोच सकते हैं और नेगेटिवली सोच सकते हैं। पॉजिटिवली भी हम पूछ सकते हैं, नेगेटिवली भी पूछ सकते हैं। हम दोनों तरफ से पूछ के हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गॉड के बारे में हम पढ़ते हैं, गॉड के बारे में सुनते हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि गॉड है कि नहीं है, हाँ कि गॉड है, ठीक है। हम पॉजिटिव थिंग से भी सोच सकते हैं और नेगेटिव थिंग से भी सोच सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो हम बोथ द एंगल के हिसाब से दोनों तरफ के एंगल से पढ़ना चाहिए, चाहे गलत या सही, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव थिंग के बारे में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव थिंग अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि नेगेटिव थिंग क्या बोल रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द थिंग्स वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड और बैड, बोथ द थिंग हम लोग को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड है क्या बैड है, दोनों एंगल से स्टडी करना चाहिए। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द अपोजिट इज नोन एज डायलैक्स डायलॉग। हम डायलैक्स मतलब डायलॉग, हिस्टोरिकल इवेंट के हम डायलॉग कर रहे हैं, ये करेक्ट है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ये डायलैक्स, इसको कहते हैं डायलैक्स। इन दिस मेथड अ थियरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग विच इज़ कॉल्ड द थीसिस। थीसिस मतलब एजम्पशन, थीसिस मतलब एजम्पशन। हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिवली करें, थीसिस। देन अनदर थियरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्रेक्ट टू दिस थीसिस, ठीक है। थियरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्रेक्ट टू द थीसिस, इसको कहते हैं एंटीथेसिस। दिस इट इज कॉल्ड अ एंटीथेसिस। जो पॉजिटिव होता है थीसिस, जो अपोजिट होता है एंटीथेसिस। After a thorough logically discussions of the both the new thesis is proposed, so दोनों के बारे में हम लॉजिकली थिंक करेंगे, सोचेंगे, पॉजिटिव के बारे में, नेगेटिव के, उसके बाद हमें कंक्लूजन पे आना है, ठीक है। ही प्रपोज विच इंक्लूड्स द गिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग अ न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। इसको सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें दोनों तरफ से देखना है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली ऑल्सो, ठीक है। अभी इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, ठीक है। अब इसमें इंडिया जीत गई तो इंडिया के लिए क्या गुड रहेगा, तो पाकिस्तान के लिए बैड रहेगा। अगर अपोजिट में हुआ, अगर पाकिस्तान जीत गई इंडिया से, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए गुड रहेगा और इंडिया के लिए बैड रहेगा, तो इसलिए इसको थीसिस कहते हैं, ठीक है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आगे नोटेबल स्कॉलर पे, ठीक है। लेपोर्ड वन रैंकी, लेपोर्ड वन रैंकी बॉर्न में 1975 में, 1886 में, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफिक ऑफ द 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of बर्लिन यूनिवर्सिटी। बर्लिन यूनिवर्सिटी का है, जर्मनी में पढ़ता है, ठीक है। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट एम्फेसिस ऑन द utmost importance of information gathering through the original document। ये बोल रहे हैं कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें मिला है, हम, ठीक है, वो जो हम डॉक्यूमेंट रीड करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी हमें मिलेगा उसको हम इम्पॉर्टेंट समझेंगे और उसको हम रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट पुराने का जो लेटर हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को सीरियसली स्टडी करेंगे, उसको ऐसे नहीं रखेंगे।
हम जब भी स्टडी करेंगे हम उसको क्रिटिकली इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, निकालेंगे उसका प्रूफ क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। He put emphasis on the utmost importance of gathered through original document. He also stated that all types of documents associated with the historical event need to be examined with the greatest care. जो भी हम जो भी डॉक्यूमेंट देखेंगे प्रॉपरली देख के अच्छे से ग्रेटेस्ट देखेंगे, केयर करेंगे उसका। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. हम इसको सीरियसली रीड करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा उसका सच्चाई कि क्या है, राइट है कि रॉन्ग है। ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। हम प्रॉपरली इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, हमें प्रूफ करना पड़ा है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो भी हम डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं बोल सकते, ठीक है। ही criticized imaginative narrations of history. Collection of his article is published in 2 books entitled The Theory and the Practice of History and The Secret of World History. उन्होंने 2 बुक लिखा था, लेपर्ड वॉन रैंकिन ने, ठीक है। उन्होंने पहले थियरी लिखा था, द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स, नोटेबल स्कॉलर। ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये थिंकिंग चेंज किए कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है, अगर हमें कोई भी सोसाइटी का, कोई भी कंट्री का स्टडी करना है, ठीक है, हमें उनका पूरा लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ पीपल कितने पुअर हैं, कितने गरीब हैं, उनका इकोनॉमी, उनका क्या है प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका रिलेशन कैसा है, छोटे बड़े गरीब अमीर, किसके पास मशीन्स है, किसके पास पावर है, कितना डिसीजन लेने का पावर है, कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सा बुरा है। कार्ल मार्क्स ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इन बॉर्न हुआ था 1880 में, डेथ 1883। इन द लेटर ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट, नया सोच लाए थे आदमियों को लेके, ह्यूमंस को लेके नया थॉट लेके आए थे, ठीक है। कुछ लोगों का एक अलग अलग थिंकिंग होता है, तो वो थिंकिंग को चेंज करने के लिए अलग से लाए, तो उसको कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, क्रॉस कीपिंग इन द व्यू दिस द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। हिस्ट्री कुछ भी जो इवेंट्स पास हो चुके हैं उसके बारे में स्टडी नहीं होता है, चीज़ नॉट, मतलब ये नहीं, हम नहीं कर सकते स्टडी। हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लिविंग थिंकिंग, लिविंग पीपल, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बताया ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें अब जैसे लोगों को नीड होता है कि हमें ये चीज़ की नीड है, अगर लोग को ये नीड है कि हमें ये करना है, इसको पूरा करना है, तो वो खुद ही कर पाएगा। जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जैसे बिजनेस है, जो ओन करते हैं, वो अपना नीड फुलफ़िल कर सकते हैं। जो जिनके लिए लेबरर्स होते हैं, वेजेस वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो ये लोग जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है, जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, तो वो अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर सकते, ले सकते हैं जो भी इनको। तो कार्ल मार्क्स ने स्टडी किया है ह्यूमंस लाइफ का, ह्यूमंस रिलेशन, लाइफ कैसे, ह्यूमंस के बारे में क्या है, कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, उनका प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप्स एज वेल एज नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू बी डिफरेंट सितारा ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल, ठीक है। इक्वली नहीं होता, जैसे बड़े लोग, अमीर लोग, रिचों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, पुअर लोग के पास कम होता है, पुअर लोग के पास लैंड कम होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता प्रॉपरली, इक्वली नहीं होता है। जो रिसोर्सेस होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो गरीबों के लिए अलग बनता है, अमीरों के लिए अलग बनता है। तो किसी को ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा एक्सेस होता है, इनके पास ज़्यादा है तो इनके लोगों को ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर एक्सेस की वजह से इक्वालिटी चेंज होता है, ठीक है। दिस इज़ इनइक्वालिटी कॉज, इसलिए इनइक्वालिटी है।
दिस इनक्वालिटी causes a division of society into class, ठीक है, क्लास, वेरियस क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, क्लास, ये अलग अलग क्लास होते हैं, ठीक है, लीडिंग टू द क्लास स्ट्रगल, ठीक है, इसमें स्ट्रगल है, हायर क्लास का और लोअर क्लास का स्ट्रगल है, जैसे हायर क्लास और रिच होने के और लोअर क्लास को ना नहीं करने देते हैं, तो स्ट्रगल बिटवीन लीडिंग टू द क्लास स्ट्रगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। ह्यूमन बींग्स का जो भी हिस्ट्री ये देख रहे हैं, कोई अलग अलग क्लास में स्ट्रगल कर रहा है, सब अपने अपने जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रिसोर्स है, तो उनके पास कम रिसोर्स, जिसके पास कम पैसा है, दोनों के बीच में क्या चलता है, स्ट्रगल होता है। इनके पास ज़्यादा, इनके पास कम है, तो दोनों मेहनत करते हैं अपने अपने कामों में, तो वो सोचते कि हम उनसे बढ़ जाएं, और गरीब सोचते कि हम भी कमा के और मेरे जाएँ, ठीक है। एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, फैक्ट्री है, मैं ओन करूँगा फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कितना प्रोड्यूस करना है, कैसा प्रोड्यूस करना है, आई एम द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रिच पीपल ओन्स कर रहे हैं, खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, ठीक है, हम उनको जॉब दे रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको छोटे से लेके बड़े पोस्ट पे रख रहे हैं, उनको पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है, उनके एफर्ट्स देख रहे हैं, वो हिसाब से उनको इनकम दे रहे हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट जो लोग काम करते हैं वो प्रॉफिट मुझे मिलता है, तो उनको गरीबों को या जो वर्कर होते हैं उनको प्रॉफिट उतना नहीं होता है, खाली बोनस दे पाते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉटिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। दास कैपिटल treatise written by him is the most referred book all over the world, ठीक है, ये बुक लिखे, जो दास कैपिटल है उनमें बुक लिखा हुआ है, ठीक है, कार्ल मार्क्स में, बहुत फेमस बुक है, कार्ल मार्क्स से लिखा हुआ है बुक, ठीक है। एनालस स्कूल, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century a new school of historical across in the France, okay, एनालस स्कूल, the school gave a new direction to the history writing, historical writing there. It was recognized not that history is not only about the political events, kings, great leaders, and according to the politicals, diplomacy and wars, but also about the politics, diplomacy and wars, but also about climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and their relative फिजियोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। हम हिस्ट्री हर जगह से, हर एक एंगल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हर एक वक्त टाइप्स होना चाहिए कैसे, जैसे रेने डिस्कार्डर ने अलग बताया है, वॉल्टर ने बताया, फिर हेगल ने बताया, फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स, अलग अलग ऑथर अलग अलग हिस्टोरियन ने बताया, बट एनल स्कूल में, ठीक है, इसमें बताया, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है तो किंग्स के, ग्रेट लीडर्स के नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ो तो पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर, ठीक है, इट्स अबाउट दो, डिप्लोमेसी का मतलब होता है दो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दो कंट्री के बीच में, ठीक है। वॉर, ठीक है, हम हर टाइम नहीं पढ़ सकते वॉर के, हम दूसरा भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट, हम ये सब लोग के बारे में पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट, लोकल एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सब कहाँ से आई, इसका भी हिस्ट्री है, ठीक है। हम स्टोन एज मैन की बात करते हैं, ठीक है, सपोज उनका अलग वेपन था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, अलग, ठीक है। अगर आज हम बात करें, हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी के, ठीक है, हम गन्स, शॉर्ट गन्स, ये सब अलग अलग गन्स हैं, ठीक है, अलग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन कैसे करते थे लोग, कम्युनिकेट कैसे करते थे वो ज़माने में, अभी कैसे कर रहे हैं, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। In the historical times, the annal school was started by the French historian. हम हर जगह मार धाड़, वॉर्स, ये सब, किंग्स, ये डिप्लोमेटिक, ये सब के बारे में नहीं पढ़ सकते, ये क्लाइमेट के बारे में पढ़ सकते हैं। एनल स्कूल ऐसा कह रहा है, ठीक है, हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये सब हम सोच सकते हैं। हमें स्टडी करना है तो लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में, लोगों को लाइफ के बारे में स्टडी करना है,
तभी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ओके, उसके बाद है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफिक मीन फेमिनिस्ट जो जो फीमेल के राइट्स के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफिक हिस्ट्री होता है जो जो मेल सेंट्रिक होता है, मेल के बारे में ज़्यादा लिखा होता है, फीमेल को निगलेक्ट करते हैं। कुछ इंश्योरेंस थे जो फीमेल के बारे में लिखना चालू कर दिए, दैट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफिक। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफिक मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स। ठीक है, वुमेन के नज़रिए से हिस्ट्री लिखना पड़ेगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन दे बिहेवियर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, सी वॉज फ्रॉम फ्रेंच, वो फ्रेंच के थे। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफर emphasized not only on the inclusion of the women in the history but also on the rethinking of the male dominated perspective of the history। उनका मानना ये नहीं था कि वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। उनका मानना था कि जो मेल डोमिनेटेड है, जो पुरुष प्रवादान व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, जो फीमेल को भी पार्ट दो, ठीक है, उनको भी हक दो। It drove the historical research to focus in depth on the various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union institutions, work for their cause, their family life etc. ये भी चीज़ हिस्ट्री में आने लगा। ह्यूमंस की भी लाइफ के बारे में लिखो कि हिस्ट्री लिखो, जैसे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करो। ठीक है, महात्मा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, वो उनके वजह से हमें पता चला कि लाइफ ऑफ वुमेन्स का क्या है। ठीक है, उन्होंने हक दिया उनका, राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनको सती बैन करने के लिए कहा था। ये उनका थिंकिंग था, उनका राइटिंग था। ठीक है, उनका स्टडी था कि उनको वुमेन्स को एक हक देने का है, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उन पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनके बाद धीरे धीरे चेंज होने लगा, तो उनको कहते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफिक। ठीक है, कुछ रूल्स है उनका, मतलब उनको प्रॉब्लम है, कुछ है जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे काम करना पड़ा, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो इंस्टीट्यूशन में काम, यूनियन ट्रेड। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे कि उनका एक समाज होता था, उनका एक होता था सभा होता था, वहाँ लोग ज्वाइन करते थे, वहाँ के ह्यूमन लाइफ के लिए, वुमेन्स के लिए काम करते थे। ठीक है, जैसे सावित्रीबाई फुले, वो फर्स्ट वुमेन थी, टीचर थी। ठीक है, हम ये सब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में पढ़े फॉर बेटरमेंट, मतलब उनका लाइफ अच्छा हो। जो ट्रेड की यूनियन होते हैं, संगठन होती है, वो सब के लिए, वो सब में भी वुमेन्स होते थे। ठीक है, और अगर कभी कभी फैमिली लाइफ में देखा जाए तो फैमिली में कैसा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, इन द हिस्टोरिकल राइट आफ्टर 1990 वुमेन्स वॉज प्रोटेक्टेड एज अ इंडिपेंडेंट और सोशल क्लास। 1990 के बाद उनको सोशली क्लास करके पोर्ट्रेट करते थे। ठीक है, हम वुमेन्स के बारे में ज़्यादा लिखने लगे। ठीक है, जब भी हमें वुमेन्स के बारे में स्टडी करना है, सोसाइटी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, ये कितना डेवलप्ड है हमें पता लगाना है, वुमेन्स कितने हैं पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सोसाइटी डेवलप हो गई, ठीक है, वुमेन्स ऑल्सो मोर डेवलप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे अगर सोसाइटी का डेवलप होगा। ठीक है, अगर हमें देखना होगा सोसाइटी कितना ज़्यादा डेवलप है, हमें स्टडी करना पड़ेगा लाइफ ऑफ वुमेन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है माइकल फोकॉल्ट, बॉर्न हुए थे 1926, डाई इन 1984। The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth new concept of historiography. He is in book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not a right. ठीक है, अर्लियर हम लोग ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का सीक्वेंस, ये चीज़ के बाद ये हुआ था, वो होने के बाद ये हुआ था, स्टेप बाय स्टेप, एक इवेंट के बाद एक घटना तो एक सीक्वेंस था।
तो वो टाइप के काइंड के हम इम्पॉर्टेंट है, वो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू माइकल फॉल्ट के हिसाब से, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, और राइट नहीं है. ही ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू द रीच द अल्टीमेटेड हिस्टोरिकल ट्रूथ. ठीक है, जो पास्ट के हमें भी चीज़ मिलते थे, कॉइन मिलते थे, या अर्दन पॉट मिला, फॉसिल्स मिला, स्कल्पचर्स मिला, इंस्क्रिप्शंस मिला, स्टडीज़ करते थे. ठीक है, टूटे हुए या टूटा हुआ कुछ मिला है, तलवार मिले, केव मिले, स्टडी करते थे. ठीक है, उस स्टडी से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. इसलिए माइकल फौकॉल्ट बोले स्ट्राइव टू रीच द अनलिमिटेड हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिल पाएगा, बट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजेक्शन इन द पास्ट. ये हमें ट्रूथ नहीं बताते, तो सही नहीं बताते, कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकते पास्ट कैसे हुआ. ठीक है, फौकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजेक्शन इन द हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हमें समझना पड़ेगा, हमें ट्रांजेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन क्यों हुआ था, चेंजेस क्यों आया धीरे धीरे, रीज़न ढूंढना चाहिए. ये रीज़न ढूंढ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा किसकी वजह से ट्रांजेक्शन आया. ठीक है, हम स्टडी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एरिया. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, इट इज़ नॉट राइट. माइकल फौकॉल्ट कहते हैं वो राइट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वो इवेंट चेंजेस से क्यों आए, उसका रीज़न क्या है वो इवेंट चेंज आने का. ठीक है, ही कॉल्ड हिज मेथड दैट आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज इन हिज बुक, मतलब उनके बुक में लिखा था उन्होंने. फौकॉल्ट सब्जेक्टेड द so far acknowledged areas of historians such as psychological disorder, science of medicines, prisons administration etc. to historical analysis. So उस टाइम पे प्रिजन कैसे आए थे, मतलब कि क्या होता था. तो जो प्रिजन्स, जो बिज़नेस होते थे, कितने राइट्स थे. अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस वालों को ट्रेड कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो गवर्नमेंट अच्छा है. ठीक है, फौकॉल्ट सब्जेक्ट द सो फार अनएक्नॉलेज्ड एरिया बाय हिस्टोरियन सच एज फिजियोलॉजी, और वहाँ उनका डेवलपमेंट कितना हुआ, ये सब का, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू द हिस्टोरिकल एंगल. Thus, scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literatures, architecture, sculptures, drawing and painting, music, dance, drama, films, and television etc. came to in practice. जो अब हम उसके बाद स्कोप देखने लगे, हिस्टोग्राफ में क्या क्या है, क्या स्कोप है. हम जैसे राइटिंग लिख सकते हैं, वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर के बारे में हिस्ट्री लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में हिस्ट्री लिख सकते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, मूवीज़ के बारे में पिक्चर लिख सकते हैं. ठीक है, पहले क्या यूज़ होता था म्यूज़िक के लिए, अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, पुराने ज़माने का म्यूज़िक कैसा होता था, पुराने ज़माने का डांसेस क्या होते थे, ड्रामा क्या होते थे, फिल्म्स क्या होता था. पहले ज़माने में फिल्म्स क्या था, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स होते थे, तो ये सब डांस था. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो पता चलेगा. ठीक है, टेलीविज़न में कैसा चेंजेस आया, ये सब भी हिस्ट्री है कि पहले फर्स्ट टीवी कब आया, टेलीविज़न कब आया. ठीक है, तो ये सब स्कोप्स ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी. ठीक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. होप यू आर अंडरस्टूड द चैप्टर. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो.